पंकज जी नमस्कार। नमस्कार सुधीर जी। ट्रांसफॉर्मर सीरीज सीज़न 3 पे आपका स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आरोही में आने के लिए। शुक्रिया, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो पंकज जी ये बताइए, आप इस संस्था से करीब 2.5-3 साल से जुड़े हुए हैं, पर आपको देख के लगता है कि आप बिल्कुल यहाँ समा गए हैं और बहुत अर्जे से यहाँ रहते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको आरोही के पास खींच लाई, और क्या क्या यहाँ काम कर रहे हैं आप? इसका जो मुख्य कारण है अगर मैं बताना चाहूँ तो वही है कि रिसर्च की, उसके बाद लगा कि जब तक का हम लोगों के बीच और उनके लिए काम नहीं करेंगे शायद तब तक हमारी रिसर्च भी जो है वो सही मायने में सफल नहीं होगी। जी। तो ये सोचते हुए ये लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखा जाए जहाँ डायरेक्टली हम कम्युनिटी को बेनिफिट कर रहे हैं। तो आरोही एक ऐसा ऑप्शन था और उस समय मैंने बहुत सी जगह जाने का प्रयास किया, बट अल्टीमेटली ये फैसला किया कि आरोही में आऊँ। और शुरू में मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और सच में लोगों के लिए काम करने का मौका मिलेगा। और निश्चित ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं बड़े प्राउडली कह सकता हूँ कि जो ज़मीनी स्तर पर वाकई लोगों को लाभान्वित कर रही है, जो एक तरीके से जो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो आप किस किस क्षेत्र में काम करते हैं? आरोही का जो शुरू से ही एक मैंडेट रहा या जो प्रयास था वो था कि हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाएं। तो ओके। जो हमारी फाउंडर मेंबर हैं थी लेट ऊना शर्मा, वो इरमा से पास आउट थी और उनका भी था सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी उनका अनुभव था और काम करने का एक पैशन था। तो 92 में उन्होंने इसी उद्देश्य के साथ अपने हस्बैंड के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और जो शुरुआत थी वो वृक्षारोपण के कार्यक्रम से उन्होंने किया। फिर उन्हें लगा कि हेल्थ भी शुरू किया, फिर उन्हें लगा कि हमें सारी ही चीज़ों का समावेश करना चाहिए। और जो आज हम एसडीजी गोल्स और हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं जी। तो 92-93 में जो हमारा विज़न डॉक्यूमेंट है उसमें वो सब नज़र आता है। तो ये था कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, अगर हम तीनों का समावेश एक साथ कर पाएंगे तभी शायद हम माइग्रेशन जैसे रूट कॉजेज़ को रोक सकेंगे या साथ में हम लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे। तो तीनों ही सेक्टर हम एक साथ काम करते हैं, तो तीनों वर्टिकल्स हैं हमारे। पंकज जी ये बताइए, आपने आजीविका में भी अब ऑल्सो काफ़ी काम करना शुरू किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ क्या काम हो रहा है? जब शुरुआती सोच थी तो अगर हमने उस समय शुरू किया तो वाइल्ड एप्रिकॉट ऑयल की बात की थी। उसकी शुरुआत ये हुई कि उस बार यहाँ पूरी क्रॉप ओले गिरने से, हेल की वजह से ख़त्म हो गई थी। तो उस समय ये ख्याल आया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो मेजर क्रॉप ये फ्रूट बेल्ट होती थी। तो उस समय जो कर्नल हैं ये अटेम्प्ट किया कि इससे क्या हो सकता है। तो उस समय तो बहुत मुश्किल था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के भी कोई टूल नहीं थे। तो दिल्ली में कुछ ऑयल एक्सट्रैक्शन पे बात हुई, तो वहाँ से शुरुआत हुई कि हाँ एप्रिकॉट का ऑयल शुरू हो सकता है। तो उस समय तो वो एडिबल एप्रिकॉट था। अच्छा। बाद में जब टेस्ट कराया तो ये लगा कि एडिबल में तो इतनी क्वालिटी नहीं है जो, लेकिन हमारा वाइल्ड एप्रिकॉट है उसको करें। तो अच्छा। वो 94 से हमने, उसमें भी हम अपने आप को पायनियर क्लेम करते हैं कि वाइल्ड एप्रिकॉट ऑयल का ऑयल एक्सट्रैक्शन आरोही ने शुरू किया। आज उसको लद्दाख से लेके सब जगह किया जा रहा है। तो वो ऑयल बहुत ही वैल्यूबल था और वो आप ऐसे प्लांट से ले रहे थे जिससे आपका इन्वायरमेंट भी सस्टेन होगा, क्योंकि अगर लोगों की इनकम होगी तो पेड़ बचाएंगे। जी। उसके अलावा फिर हमने उसी में शुरुआत की हर्ब्स पे, अच्छा। क्योंकि पहाड़ों में हर्ब्स बहुत अच्छी होती हैं। दूसरा वो क्लाइमेट रेजिलिएंट होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, जानवर भी कम नुकसान करते हैं। उस रेंज को हमने शुरू किया। उसके साथ ही हमने क्या किया, फिर जब एप्रिकॉट ऑयल था तो उसका बेहतरीन स्क्रब बना के जो नेचुरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, ये हमारे सारे नेचुरल है। इवन हम ये क्लेम करते हैं कि जो हमारा क्रीम है उसको आप खा लें। वो अच्छा। इसलिए कहते हैं हम कि उसमें कोई केमिकल ही नहीं है, ऑल्दो अच्छा। इट इज़ नॉट एडिबल, राइट। बट वी क्लेम दैट एवरीथिंग इज़ वेरी मच नेचुरल। इवन इन आर सोप्स वी डू नॉट यूज़ पाम ऑयल। तो वो सारी कोशिश है कि कितना हम उसको बेहतर बना पाएँ। तो ये एक वो रेंज है जो हमारा लाइवलीहुड का प्रोग्राम शुरू से करता है और हमारी जो लाइवलीहुड यूनिट है वो सेल्फ सस्टेन्ड है। तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसी महिला किसान के साथ जो आरोही द्वारा संगठित महिला मंडल के माध्यम से कृषि संबंधित आजीविका से जुड़ी हुई हैं। तो कमला दीदी, कुछ अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, और जो आप महिला समूह और आरोही के साथ जुड़ के जो आजीविका के लिए जो काम करवा रही हैं उसके बारे में कुछ बताइए।
अब आजीविका में जुड़ के हम सब महिला एकत्र हुई हैं। अब सब अलग अलग रहने वाली ठहरी, फिर अब इस समूह में जुड़ने की वजह से सब लोग एकत्र हो गए। अपने अपने सब्जी उगानी है, और सब क्यारियाँ आगे से बंजर थी, सुअर के डर से, बंदरों के डर से कोई कुछ नहीं करता था जी। तो अब आरोही द्वारा हमें जुड़ के, अब इन लोग संजय भैया हैं और पूरन कवड्याल भैया हैं, नीमा बहन हैं, सब लोगों से मिलके ये लोग गांव में आए। और शुरुआत तो हमारे ग्राम प्रधान जी ने करी, ये चंद्रशेखर जी ने। अच्छा। और तब इन्हीं की वजह से हम लोग जुड़े, घर से बाहर निकले। अब हमें जानकारी थोड़ी ना थी कुछ ऐसी चीज़ों की, तो इन्होंने बताया। तो जो हम सब्जी बाजार से ना लाके घर में खुद पैदावार करके, हालांकि थोड़ी कुछ पानी की भी प्रॉब्लम है, तो लाके भी हम पानी लाके भी सब्जियां उगाते हैं। और सब महिला एकत्र होके अपना अपना 1 घंटा 2 घंटा जिसको इतना टाइम निकाल के हम लोग इकट्ठे होते हैं। तब आरोही में संस्था द्वारा हम जो चीज़ हमें ये जानकारी मिली, इसकी वजह से हमें खूब अच्छा फ़ायदा हुआ। और अब हमने एक बार सितंबर से जुड़े हैं हम, तो थोड़ी थोड़ी करके जानकारी, पहले नींबू के पौधे आए, फिर ऐसे पेड़ पौधे देते रहे, कुछ लगे कुछ सूखे। और अब सोचते हैं कि सब महिला इकट्ठा हो गए कि हम करें आगे को पैदावार, हर चीज़ की बढ़ोतरी हो जाए। तो जो हम बाहर दुकान से सब्जी लेके पैसा खर्च करने के बजाय हम खुद मेहनत करके उगाएं, तो अच्छा ही हुआ। घर की शुद्धता सब्जी भी, और कुछ में अपना मेहनत भी हो जाता है, लग जाती है। तो अकेले नहीं किया तो महिला इकट्ठा होके कुछ अपने घर में, कभी दूसरों के घर में, तो 1 घंटा अपने घर में किया तो 1 घंटा दूसरी महिला के वहाँ करा। अच्छा। तो इसी वजह से हमने पूरी समूह इकट्ठा कर रखा है। अच्छा। तो उसमें हमने ये जो झुंगरा मादिरा है ये, अच्छा। तो संस्था द्वारा इन्होंने हमको दिया, तो हमने उसको कूटा, साफ किया, और इसमें इन्होंने हमें 35-30 रुपए के हिसाब से पर केजी दिया कूटने के लिए। तो उस पे वो पैसा हमने सब महिला समूह में सब में बांटा। अच्छा। और जो 50 रुपये पर महीने के हम जमा करते हैं अच्छा। समूह द्वारा, तो कल के दिन कभी जो कम गरीब परिवार है, तो किसी की बेटियों की शादी होगी, तो हम वो पैसा इकट्ठा निकाल के तो उनकी मदद कर लेंगे। तो इसीलिए हमने पैसा बचत समूह कर रखी है। और फिर उन्होंने हमें बीज किट दिया, पैकेट, तो वो हमने बोई, थोड़ी भिंडी, मेथी, पालक, जो सब्जियां बीज द्वारा हमको यहाँ से आरोही द्वारा मिली, तो हमने सब बीज बोए। तो उसे हमें जाड़ों में नवंबर के महीने हमने धनिया बोया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमने धनिया के पत्ते भी खाए, और दाने हुए तो दाने भी हो गए। और लहसुन दिया, लहसुन भी लगाया, और अपने खाने के लिए हो गया। तो अपने खाने के लिए करते हैं कि बेचने के लिए भी करते हैं? अभी तो हम अपने खाने के लिए तक ही हुआ है। फिर अब आगे को थोड़ी, जैसे आज थोड़ी खोद रखा है, तो अगली बार थोड़ी बढ़ा के करेंगे। तो इसी वजह से बढ़ोतरी होते रहेगी, तो बेचने को भी हो जाएगा। अभी तो बहरहाल अपने खाने के लिए ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और दिन में तो बंदरों का आतंक है, तो मिलजुल के भगा रहे हैं। अब रात को सुअर आ जाता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा। और फिर भी मेहनत करनी नहीं छोड़ की है, और ये लोग हमको पीछे से सहारा कर देते रहते हैं। तो अभी भी उगाने में कुछ मुश्किलें आती हैं आपको, कहते हैं बंदर? हाँ। अच्छा। बंदर आते हैं, तोड़ मरोड़ कर जाते हैं। जो खाने की चीजें खा जाते हैं, जो नहीं खाते हैं तो तोड़ मरोड़ कर ही जाते हैं। इकट्ठे आते हैं बंदर, एक दो थोड़ा हुए जी। हाँ, लेकिन फिर महिलाओं में हम लोगों का संगठन बना हुआ है, तो मिलजुल के कर ही लेते हैं, कर ही रहे हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं इसके साथ? पहले तो 10-12 हुई। अच्छा। तो फिर पूरा समूह इकट्ठा हुआ तो 16 हुए। अच्छा। तो फिर और महिला भी कहने लगी कि हम भी जुड़ते हैं, तो फिर 16 फिर हो गई, 32 महिला हो गई। अच्छा। तो 2 समूह खुले। अच्छा। हाँ, तो पहला समूह लक्ष्मी आजीविका है, समूह वो है, दूसरा समूह फिर खुला है। तो किस तरह की जानकारी और सहयोग चाहिए इनका आपको अभी? अभी तो सहयोग ठीक ही चल रहा है। तो अब हमें कि मतलब ये जो कम है, तो इसकी बढ़ोतरी कैसे होगी, उसका बढ़ावा देने के लिए वो बताते हैं, जानकारी दे रहे हैं। और समूह में कैसे कौन सा काम किया जाता है। और जैसे आजकल इन्होंने हमको गुठलियाँ दे रखी हैं फोड़ने के लिए। गुठलियाँ तोड़ रहे हैं महिलाएं, तो थोड़ी समूह का पैसा ऐसे इकट्ठा हो जाता है, तो हम खर्च न करने के बजाय उसको रख देते हैं, आप बांट लेते हैं। तो दीदी आप ये बता रही थी कि खेती के अलग से भी और आजीविका के साधन और भी कोई बढ़ रहे हैं आपके? अभी तो चल ही रहा है फिर ये। अब आगे को जानकारी देते रहेंगे तो हम फिर बढ़ाते रहेंगे कि जैसे इसमें रोजमेरी के पेड़ पौधे दे रखे हैं, तो पौधे उगाने के लिए क्यारियाँ बनाएंगे, तो आगे को बढ़ते रहेगी फिर। तो उसको रोजमेरी के पौधे उगाने के लिए फिर उसको हम समूह में बांट के, तो आगे को पेड़ पौधे बढ़ाते रहें। और कैमोमाइल के जो बीज दे रखे हैं, तो हम उनको इतने में न लगाने के बजाय थोड़ी बढ़ के आगे को लगा वो कर दें, तो उसका बीज हम लोग खुद ही खरीदेंगे, वो बता रखा है।
तो जमीन आप लोगों की सबकी खुद की है वहाँ? हाँ, अपनी सबकी है। आपके साथ हाँ, जमीन हाँ, है? हाँ। तो ऐसे भी कुछ हैं यहाँ महिलाएं जिनकी जमीन नहीं है कि ना, ना, सबकी है। सबके पास जमीन हाँ, है? सबकी है, तो लेकिन सबकी बंजर पड़ गई रह गई थी अच्छा, ना, अच्छा। कि बंदरों के और सूअर के आतंक की वजह से। तो ये आरोही संस्था द्वारा हमें ये चीज़ दी गई कि जो सूअर भी ना खाएं और बंदर भी नुकसान ना करें। तो इसी वजह से हम कल बंजर होने की वजह से इसको लगा लें, इससे आजीविका बढ़ जाए तो ठीक तो है। बढ़िया। तो हम मिलजुल के सब यही काम करते हैं। और पानी का क्या स्रोत है? बारिश से ही होता है कि पानी? नहीं, वैसे स्रोत तो है। अच्छा। तो जब जैसे सब लोग बाहर चले गए तो जाड़ों में, गर्मियों में, छुट्टियों में, जैसे त्योहारों में जब घर आते हैं तो पानी बढ़ जाता है, तो तब पानी की कमी होती है। अच्छा, तो उसी में दिक्कत आती है कि ताकि सिर में बड़ा पानी ढोल ला के अच्छा, थोड़ा पेड़ लाना पौधों में डाला जाए, हम्म, उसी दिक्कत है। और वैसे बरसातों में फिर बारिश हो गई, पेड़ पौधे लग गए, तो हफ्ते में एक बार भी पानी दिया जाए तो ठीक ही हो जाता है। निर्णय होते हैं वो सारी महिलाएं मिलके हाँ, लेती हाँ, हैं? मिलके लेती हैं। मिलके लेती हैं कि सोच के क्या करना चाहिए। हाँ, पहले मैं बताती हूँ तो फिर वो अपने बताते हैं, जी। तो जिसमें जिसका सुझाव सही लगा तो वही करते हैं फिर। ठीक है। हाँ, तो घर वाले आपके क्या बोलते हैं? आप लोग जो ये समूह बना के काम कर रहे हैं, उन बाकी लोगों की क्या सोच है इसके बारे में? ऐसी सोच तो किसी की कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम कर सकते हो, घर का कारोबार भी करो और जुड़ते हो तो ये भी सही बात है। लेकिन हम घर में भी भैंस है, अपना काम, घर का काम भी कर लेते हैं, तो इसको हम जो दिन में आराम कर सोते नहीं हैं तो उस टाइम में निकालते हैं इस काम को। अच्छा, तो जैसे हमने गुठली तोड़नी है, तो यहाँ से झुंगर मिला हमको सुधारने के लिए, तो कूटने के लिए हमने कूटा, साफ किया, वो दिया, तो हमने अपना टाइम निकाल के किया। जी। तो अभी से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने हमारे खेती बाड़ी का काम हो जाता है। घौत भट हो गए, ये सब हमने बो रखे हैं। इसमें गुड़ाई और कटाई इसकी जो काम होगा दीपावली तक, तब हम इस काम को, जो समूह द्वारा हमें काम दिया जाएगा, तो उसको हम अपने टाइम निकालेंगे दिन में। जो हम 12 बजे से 1 बजे खाना खा के 1 से 2 बजे आराम करते हैं, तो उस काम को हम उस बीच में करेंगे 1-1 घंटा। जी। और फिर नवंबर दिसंबर से फिर हम अपने जाड़ों में खाली ठहरे, खाली गेहूँ बो दिए, फिर उन दिनों खेती का काम कुछ नहीं होता है। अच्छा, हाँ, तो अभी 4 महीने हमें खेती का काम करना पड़ता है। जी। तो आगे की क्या सोच है? आगे क्या क्या अब आगे को तो अभी तक तो ये चला ही है। फिर हाँ जी। अभी अगस्त सितंबर से श्वेता दीदी आई थी अच्छा। बीच में, तो मतलब हमें बुनाई उनाई ये चीज़ सिखाएंगी आजीविका बढ़ाने के लिए। तो हम हर कोई चीज़ मतलब महिला जो कर सकती हैं ग्रुप में, वो सिखाएंगे करके बता रखा है। अब उसमें किसको क्या अच्छा लगे, कौन किस तरीके से कितना कर सकता है, जी। अब ये बताएंगी। बाकी हमारी जो खेती बाड़ी हम अब कर रहे हैं, ये अपना फसल सब्जी उगाना ये चल ही रहा है, जी। लेकिन समूह द्वारा, ये आरोही द्वारा और ये भैया लोगों की वजह से ही हम चले हैं। तो अच्छी शुरुआत हो गई है। हाँ, अच्छी हो रही है। तो आपको हाँ, लगता है लेकिन आगे भाई लोग भी अच्छे हैं, संजय जी। भैया लोग जो हैं, जी। एक तो समझाने का तरीका अलग होता है। अच्छा, तो जो समझाने का तरीका अच्छा है, जी। उससे आदमी का मनोबल खुद ही बढ़ता है। तो ऐसे ये लोगों का व्यवहार भी हमारा भाई बहनों की तरह अच्छा ही है, और ठीक ही हो रहा है, चल ही रहा है। कर ही रहे हैं हम, मेहनत हम भी कर ही रहे हैं। तो जो बंजर भूमि थी, घास उग रही थी, उसमें फूल के पौधे उग रहे हैं और सब्जियां उगा रखी है, और खा भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, जी। तो अच्छा लग रहा है। उसमें 14 एम्प्लॉयज़ हैं, और उस 14 में से 13 अगेन दे आर लोकल, और उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो 92 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा। और वही प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा रिसर्चर नहीं है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। ज़रूर हम जो केमिस्ट्री के लोग हैं उनसे थोड़ा हेल्प ले लेते हैं उसको टेस्ट और वो करने के लिए, अदरवाइज़ वो लोकली हैं। तो उस प्रोग्राम में हम लोगों के जो सेल्फ सस्टेंड इसलिए है क्योंकि उनका पूरा जो भी सैलरीज़ है वो हम बिज़नेस से निकालते हैं, बिज़नेस लेवल पे नहीं लाते। तो हमने उस बिज़नेस मॉडल को डेवलप किया है जो सेल्फ सस्टेन्ड है। तो वो इवन ये जो कंसेप्ट था लाइवलीहुड प्रोग्राम का, वो यही था शुरू में कि लाइवलीहुड प्रोग्राम में इतनी इनकम हो कि हमारे हॉस्पिटल और स्कूल को वहाँ के प्रॉफिट से अच्छा। इसको सस्टेन किया जाए। तो वो बड़ा अब इतना आसान नहीं है, बट अभी भी ये अप्रोच है। तो इस बार भी हमने कुछ टारगेट सेट किए अपने लाइवलीहुड यूनिट के लिए कि आप इस बार 10 मिलियन का टर्नओवर कीजिए, अब कोविड चला गया है, और 10 लाख रुपीज़ आप एजुकेशन और हेल्थ को डोनेट कीजिए। तो ये एंगल से किया। इसी के साथ जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हम लोगों को लगा कि इस यूनिट को काम करने से हम रुक जा रहे हैं सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट तक, या फिर हम कॉस्मेटिक रेंज तक। तो हमें लगा कि लैंड को कैसे मैक्सिमम यूज़ हो,
क्योंकि धीरे धीरे बैरन लैंड हो रही है, लोग खेती छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी पे पड़ रहा है। क्योंकि आपके खेत, अगर आपके खेत बैरन हो जाएंगे तो आपका वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट होंगे तो आपका रेंज जो होंगी वो लैंडस्लाइड में कन्वर्ट होगी, और खेतों में कुछ नहीं होगा तो इन्वेसिव स्पीसीज आएंगी। तो अल्टीमेटली हमारे एक कंसेप्ट है 5J का, जन, जंगल, जमीन, जल और जानवर। अगर हम 5J को एक साथ लाएंगे तो उसमें जन भी उतना, मीन्स ह्यूमन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हम सारा जो बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम मैनेजमेंट, तो उसमें ह्यूमन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि वो अपनी लिमिटेशंस जाने। तो हम 5J के कंसेप्ट में काम करते हैं। तो अभी हमने शुरू किया कि क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा लैंड बिकने लगी थी, तो उससे क्या है, पूरा सामाजिक ढांचा भी, आर्थिक ढांचा और पर्यावरणीय ढांचा भी प्रभावित हो रहा था। तो अभी हमारा जो कंसेप्ट है लास्ट ईयर हमने शुरू किया, इसमें हमारा सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड्स का प्रोग्राम है। तो उसमें हम लोगों की अप्रोच है कि वी आर फोकसिंग ऑन लोकल मिलेट्स, पल्सेस एंड बिसाइड इट स्पाइसेस। इन तीनों पे हमारा ज़्यादा फोकस इसलिए कि तीनों ही ऐसी क्रॉप हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है। स्पाइसेस को हम इसलिए प्रमोट करते हैं, दे आर नेचुरली ऑर्गेनिक, उसमें केमिकल्स नहीं चाहिए, मिलेट्स में भी नहीं चाहिए और ना ही पल्सेस में। और यहाँ पर एक उत्तराखंड में कंसेप्ट होता था 12 नाजा का। एक ही छोटे से खेत में आप 12 क्रॉप एक साथ लगाते थे। पर्पज़ ये था कि बायोडाइवर्सिटी, और ये है कि अगर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है जो भी होगा तो 12 में से 5-6 क्रॉप तो उग ही जाएंगी, तो आपकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी रहेगी और आप सॉइल को भी मैनेज करेंगे। तो उस कंसेप्ट को अभी हम बढ़ा रहे हैं। तो उसमें हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट, और हमने एक अभी नया ब्रांड शुरू किया, ठेठ पहाड़ी। अच्छा। और उसका लोगो जो डिज़ाइन किया वो हमारे स्कूल की एक एलुमनाई ने किया है। तो वो भी एक कोशिश है कि हम अपनी ही टीम को, अपने ही बच्चों को कैसे प्रमोट करें और उनको कितना हम यूज़ करें। तो उस प्रोग्राम में अभी एक हमने धरा करके एक नई कोऑपरेटिव इस्टेब्लिश की है, जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आरोही की है। उसके थ्रू हम एग्रो बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं उसको हम मार्केट में ला रहे हैं। तो अगेन जो हमारी बात चल रही है कि सोशल वेंचर, ठीक है, हमने ग्रुप्स बनाए, महिलाएं बहुत ज़्यादा ग्रुप्स, जो महिला ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल तक वो भी बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं इनकम आपको चाहिए। अगर हम इनकम नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे भी पैसा चाहिए, मैं भी तभी काम कर पाऊंगा, किसी को भी। तो एक तो है ही, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा जरूरी है। तो उस एंगल से हम लोग क्या कर रहे हैं कि धरा कोऑपरेटिव को भी हमारा प्लान है नेक्स्ट 2 ईयर्स में इसको हम सेल्फ सस्टेन्ड कोऑपरेटिव बनाएंगे। और अभी भी हमने उसमें 2 एम्प्लॉई आफ्टर 1 ईयर जो धरा कोऑपरेटिव के थ्रू सस्टेन किए जा रहे हैं। तो कंसेप्ट ये है, और दोनों को हमने अलग रखा है। आरोही का जो LPP प्रोग्राम है हमारा जो पुराना है, वो कॉस्मेटिक रेंज, हर्ब्स और सोप्स पे काम करेगा, ऑयल पे। हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एग्रो बेस्ड पे। तो अभी से हमारा क्लियर कट है कि ये 2 पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक पंकज जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके बहुत सारे काम आपके इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको आपके काम से ज़्यादा देर दूर नहीं रखूँगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्रधान की टीम का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया। और निश्चित रूप से हमारी ये बात आगे तक जाएगी तो कई लोग और जुड़ेंगे, और जो आपने कहा कि हमें ऊर्जा कहाँ से आती है, वो ऊर्जा और बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मुन्नी है और मैं आरोही में 1994 से जुड़ी हूँ। और मैंने शुरुआती हल्द्वानी पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं जब आरोही में आई तो मैंने यहाँ पर जो सजल परियोजना थी उसके तहत मैं अपने गांव से ही मैंने काम शुरू किया था। मैंने जब शुरू में यहाँ पर जब आरोही की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों का पहले किराए पर ऑफिस था, यहाँ से करीब आधा किलोमीटर आगे था, तो हम लोग वहाँ किराए पर रहते थे। तो उसके बाद जो ऊना और उनकी बेटी इलिया जी थी, वो उसी दौरान उनकी मौत हो गई थी। तो हमने सोचा कि अब हमारा भी डॉक्टर सुशील शर्मा जो यहाँ पर उस समय यहाँ के चेयरमैन थे, वो यहाँ को संस्था को चलाते थे, तो उन्होंने को उस समय बहुत बड़ी मतलब दुख हुआ था उनको इस समय कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों गई हुई हैं। तो वो उस समय उनको हिम्मत दिलाई मैंने कि मैं सर आप हम लोग किराए पर रहते हैं तो हम अपने कुछ चीज़ यहाँ पर बना सकते हैं, तो हमारा लंबे समय के लिए वो चीज़ यहाँ पर काम कर सकती है। तो डॉक्टर सुशील ने कहा कि हमको तो कहीं जगह ही नहीं मिल रही है। इससे पहले जो हमारा एक हॉस्पिटल बना था यहाँ से करीब 50 मीटर आगे बना हुआ था, तो उसमें पूरा सब कुछ बन गया था, पूरी चिनाई हो गई थी, खाली छत पड़नी थी उस पर। तो उसी में इसी गांव का, कोई नाम नहीं लेना चाह रही, उसी गांव के कोई लोग थे जिन्होंने उसमें कोर्ट में जाके स्टे ले लिया, तो काम बनने से रुक गया था।
तो फिर मैंने अपने पिताजी से बहुत बातचीत की थी। उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो मैंने पिताजी से बोला कि पिताजी आप जो जब शादी में मेरा पैसा खर्च करेंगे उसके लिए आप यहाँ हॉस्पिटल के लिए दान दे दें। इसमें यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उनका भी अच्छा होगा और हम लोग तो इससे जुड़े ही हैं। तो मेरे पिताजी बोले कि ठीक है मैं दे दूँगा। तो मेरे पिताजी ने यहाँ पर एक नाली ज़मीन दान पे दी, तो यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया। तो उसके बाद फिर हमने थोड़ी ज़मीन, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा हॉस्पिटल को और आगे बढ़ाना है, तो हमने फिर उनको और दे दिया ज़मीन। तो धीरे धीरे ऐसे हमारा हॉस्पिटल बना। तो आज मैं इस हॉस्पिटल में अपने दिल से इससे के साथ जुड़ी हुई हूँ। पूरन जी और सुशीला जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरन जी, आप ये बताइए, आप ये जो आरोही आरोग्य केंद्र से जुड़े हैं तो कब से यहाँ जुड़ के काम कर रहे हैं? इसके पहले आप कहाँ काम करते थे और अब यहाँ जुड़ के क्या काम कर रहे हैं? सर मैं यहाँ पे 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो इससे पहले मैं दिल्ली में करता था हॉस्पिटल में ही। तो उसमें मैंने एक डायलिसिस का काम सीखा था। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर यहाँ इंटरव्यू हुआ। तो यहाँ पर मैं अभी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का देखता हूँ। तो अभी यहाँ काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपने घर के पास हूँ, अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सुविधा मिलती है। तो क्या सोचती है आपकी यहाँ वापस आने की? दिल्ली में आप काम कर रहे थे, दिल्ली का काम छोड़ के यहाँ क्यों आए आप? सर एक्चुअली क्या था, एक तो मैं घर का अकेले था, जी। तो आगे पीछे और भाई बहन कुछ भी नहीं था। अच्छा। माँ बाप थे, तो उनको देख रेख के लिए कुछ नहीं। फिर बीच में यहाँ आके फिर शादी भी हो गई थी। तो अभी 3 बच्चे हैं मेरे। जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे को अगर कहीं वहीं पर मिल जाए अपने पहाड़ में ही, तो अपने बच्चों के साथ रहूँगा। तो ये आरोही आरोग्य केंद्र में क्या क्या काम होते हैं, आप थोड़ा बताएंगे? सर आरोग्य केंद्र में हमारे अभी ये कैंप बेसिस में सर्जरियाँ वगैरह होती है। अच्छा। तो ओपीडी हमारा कैंप ओपीडी रेगुलरली चलता है, और आउटरीच कैंप भी होते हैं हमारे। और हमारी 1 से 8 तक MMU बस चलती है। तो हमारे 2 ब्लॉकों में काम होता है, उखलखांडा और रामगढ़ ब्लॉक में। अच्छा। तो हम ये रिमोट एरिया में जाते हैं, डॉक्टर हमारे सारे बाहर से आते हैं। अच्छा, कितना एरिया कवर करते हैं आप? तो हमारा 2 ब्लॉक है, कम से कम हो ही जाते हैं 400-500 मरीज एक से 8 तक हमारे कैंप में रहते हैं। 1 से 8 तारीख तक बीच 1 में? से 8 तारीख तक बीच में। हम्म। तो इसमें काफ़ी गांव के लोग आते हैं, तो उनको अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा वहाँ रिमोट जैसे एरिया में मिलती है, जहाँ अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है। जी। तो उन लोगों को व्यवस्था मिल जाती है। तो यहाँ जब सर्जरी होती है तो हम कैंप में प्रचार से आते हैं। ये सुशीला मैडम जी हैं, इनका ऑपरेशन यहीं पर हुआ है। Hi, I'm Dr. Surbi. I'm from Mysore. I've completed my MBBS from JSS Medical College last year, and I've been traveling as a part of a travel fellowship in primary healthcare since October last year. So it's just been a week in Arohi here, and all I'd want to say is it's a very humbling experience, especially for a doctor who's coming in from an urban setup, who has been trained in tertiary healthcare, and to be able to witness so many problems and try our best to sort of deal with it and do the best we can. It is definitely very humbling, and it opens our eyes to a lot of problems that we are quite ignorant to as a part of our tertiary healthcare training. So coming here, I guess I've come to the hills as a tourist before. I've been to Himachal and places like that. So initially when I was coming to Uttarakhand, that is what I assumed, pretty sunrises, sunsets, or a beautiful place. But when you come here, you realize just to walk to the next village, I lost my breath. And that was just a 10-15 minute walk. And to think about patients coming 10-15 minutes just from a village next door when they're sick, you realize the need for healthcare centers or organizations like this to be at places like this where healthcare people might be able to afford it, but it's not as accessible as we think it is. Like the closest PHC is quite far from here, and people
to just come 10 to 15 minutes, have to take that short hike and come here, and to imagine they have to come all the way here, wait for that single bus coming here, one single bus in an entire day, take that bus and go to this place to avail small little facilities. It's quite overwhelming, and you realize that this is not what the state of healthcare is. Here, like most other rural places I worked with, we get a wide variety of cases or wide variety of problems to deal with. It may someday I might be seeing an anxious young woman of 19 years who just need some counseling, someone to hear her, someone to vent out. For example, this woman whom you seen me talking to just now, she is a neighbor of us. Yesterday evening she went around and she slipped and fell and broke her finger. And technically I can easily ask her to go to Haldwani to an orthopedician to get it fixed. But it would not only increase the expenses of the treatment, but will also delay the treatment for at least a couple of days. And all these reviews and follow-ups to a place 100 km far from here is not very much practical. So I'm really grateful for organizations like this, which give us young doctors an opportunity to actually come here and do the kind of work we're able to do and broaden our field and broaden our horizons on what healthcare really means. It's not just a doctor in a clinic, right? It teaches us holistic health, I suppose. तो मोहन जी, आप बताइए, सबसे पहले आप आरोही और आरोही बाल संसार से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो ये आरोही बाल संसार, ये स्कूल शुरू करने की सोच और ज़रूरत कहाँ से आई, कुछ इसके बारे में बताइए। आज से बहुत साल पहले 1992 में जी। दो लोगों ने, श्रीमती ऊना शर्मा और डॉक्टर सुशील शर्मा, उनने आरोही की स्थापना की। आरोही के बनने के 2 साल बाद लगा कि यहाँ पर शिक्षा की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अच्छी शिक्षा की। बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए एक अच्छे संस्थान की अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होगी, तो क्यों न एक विद्यालय आरंभ किया जाए। तो उस समय आरोही बाल संसार नाम से इस विद्यालय का शुभारंभ किया गया 1994 में। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये विद्यालय अनेक स्थानों पर चला, क्योंकि उस समय भवन नहीं था इनके पास। फिर इस स्थान पर जहाँ पर हम आज बैठे हैं वहाँ इसको लाया गया। तो पहले एक छोटे से विद्यालय के रूप में ये आरंभ हुआ था। आज ये केजी से लेकर 8 तक, कक्षा 8 तक शिक्षा देता है, और सभी प्रकार की शिक्षा जो है यहाँ पर, नैतिक शिक्षा भी और शारीरिक शिक्षा भी, और जो आमतौर पर जो पढ़ाई की शिक्षा होती है वो तो होती ही है, लेकिन जिससे बच्चे का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाए, हर तरह का विकास उसका हो चारों तरफ, और उसके अलावा जो है वो आगे को संघर्ष के लिए तैयार हो सके। तो निधि जी, आप बताइए, आप यहाँ पढ़ाती हैं, तो कब से आप जुड़ी हुई हैं स्कूल से, और आप क्या पढ़ाती हैं और आपको कैसा यहाँ फील होता है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? अगर एज ए टीचर देखा जाए तो मैं यहाँ पे 2015 से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं बचपन से ही यहाँ से एक लगाव है, क्योंकि मैं स्कॉलर रह चुकी हूँ यहाँ पे। रूम टू रीड करके एक संस्था है अमेरिका से, जिसके द्वारा मुझे यहाँ से स्कॉलरशिप मिलती थी। तो क्लास 6th में थी जब से मुझे यहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर कहा जाए तो आरोही ने ही मुझे पढ़ाया, पूरी एजुकेशन यहीं से भी। उसके बाद 12th के बाद एनटीटी करने का भी जो अपॉर्चुनिटी थी, यहीं से स्कॉलरशिप दी गई थी सीमा नजरत करके, उसी से हमारी एनटीटी कराई गई थी और उसके बाद हमको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी गई थी। तो 2015 से अभी तक मैंने यहाँ पे, और लगभग मोस्टली सभी सब्जेक्ट में मेरा यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है। और अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, कंप्यूटर, सभी चीज़, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो निधि जी, इस स्कूल की आपको ऐसी क्या खास बात लगती है जो अन्य स्कूल से अलग है? यहाँ की सबसे ख़ास बात यही है कि यहाँ पे बच्चों को एक खुला माहौल मिलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो मैंने आसपास के स्कूल भी देखे, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के आई हूँ, तो एजुकेशन वहाँ की भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो एक माहौल होता है
कि हम टीचर कैसे बात कर रहे हैं बच्चों के साथ और वहाँ पे किस प्रकार के एजुकेशन देते हैं। तो यहाँ पे होलिस्टिक एजुकेशन हमको यहाँ पे मिलता है। जैसे बच्चे को पढ़ाई के साथ-साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से हम बच्चों को कराते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा बच्चों के लिए है। यहाँ पे बच्चों के पास लाइब्रेरी है जिसमें 5000 किताबें बच्चों के पास लगभग यहाँ पर हैं और 15 कंप्यूटर यहाँ पे लगे जिन पे वाईफ़ाई कनेक्ट है अच्छे से। और यहाँ पे प्लेग्राउंड बहुत अच्छा है जिसमें बच्चे यहाँ से स्टेट लेवल तक बच्चे खेलने जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को पूरा से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बच्चे का होना चाहिए वो यहाँ पे बच्चे को मिलता है। और टीचर के रूप में भी बच्चों को एक अच्छा फैसिलिटेटर मिलता है जिससे बच्चा उनसे खुल के बात करता है, अपनी हर प्रॉब्लम्स को शेयर करता है। मतलब वो डरता नहीं है कि मुझे इनसे कैसे बात करनी चाहिए। तो कैलाश जी आप बताइए, आपके तो यहाँ 3 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? ये अभी तो एक ही पढ़ता। एक पढ़ता है, अच्छा। पहले पढ़े थे मेरे भतीजियाँ पढ़ी, 2-3 भतीजियाँ पढ़ी, एक भतीजा पढ़ा। 2 भतीजियाँ अभी बड़ी जो है दिल्ली एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती है, कंप्यूटर और मैथ्स। और छोटी वाली भतीजी जो है केमिस्ट्री पढ़ाती है हल्द्वानी में। भतीजा जो है इंजीनियर है, यहाँ से पढ़ के नवोदय में निकले थे, भतीजा और छोटी वाली भतीजी। तो आपका क्या कहना है इस स्कूल के बारे में? जो है सैनिक स्कूल और नवोदय के लिए जो है अलग से पढ़ाई होती है। अच्छा। हाँ, इसलिए जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा वो है। अच्छा, तो आपके ये जो बच्चे आप बता रहे थे, ये कौन से सालों में पढ़ रहे थे, कब से पढ़ रहे थे? ये 96 से लेकर के आगे निकला। तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये स्कूल जो दे रहा है, जो आरोही बाल संसार जैसी शिक्षा और यहाँ पे प्रदान। बच्चों को जैसे गरीब बच्चे हैं उनको छात्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं, अच्छा, उनको पढ़ाई के लिए मदद मिल जाती है थोड़ी बहुत। तो निधि जी बताइए, आप इसमें टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो बोलते हैं वो कितना है? एक टीचर के साथ कितने स्टूडेंट जुड़े हुए होते हैं? 10 बच्चों में 1 टीचर। अच्छा। हाँ, क्योंकि लगभग यहाँ पे 18 टीचर अभी अवेलेबल हैं। अच्छा। और हमारे पास जो स्टूडेंट है वो 175 है। अच्छा, तो 10 स्टूडेंट में 1 टीचर यहाँ पर है। तो ये तो बहुत अच्छा रेशियो, बहुत स्कूलों में ऐसा रेशियो नहीं होता। नहीं, यहाँ पे अच्छे है, यहाँ पे रेशियो अच्छा है, टीचर यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं और हर चीज़ के हमारे पास यहाँ पे है। स्पोर्ट्स टीचर के लिए हमारे पास अलग टीचर यहाँ पे अवेलेबल है और म्यूजिक टीचर के लिए भी है। मोहन जी आप बताइए, अभी और आगे जैसे ये स्कूल बढ़ रहा है, इसके बारे में आगे क्या सोच है, आगे का क्या प्लान है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मन बहुत समय से है और इस समय हमारे जो ईडी हैं तिवारी जी, डॉक्टर तिवारी, उनका मन भी है कि ये 10th तक होना चाहिए। हाई स्कूल अगर हो जाए, क्योंकि हाई स्कूल तक बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो जहाँ भी जाता है फिर संघर्ष कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, उसके अलावा अपना जो है वो समझदार बन जाता है तब तक। तो कक्षा 10 तक अगर ये हो जाए तो सबसे अच्छा है। निधि जी एक बात मुझे और बताइए, जो आरोही संस्था है ये बाकी विकास के और समाज के लिए भी बहुत दूसरे कार्य करती है, तो आपके यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो भी इन कामों में कभी जुड़ते हैं, कुछ करते हैं? सबसे बड़ी बात है यहाँ पे स्वच्छता के लिए, हमारे बच्चे स्वच्छता के लिए यहाँ पे बहुत जल्दी जोर में आते हैं। जैसे हम लोग सैटरडे के दिन पूरी साफ़ सफाई, आसपास की सफाई हमारे बच्चे करते हैं। और यहाँ पे एक थीम है कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर जो करवाते हैं कि कूड़ा, प्लास्टिक का कूड़ा बच्चे जमा करके लेकर आते हैं चारों तरफ से एरिया करके। तो सबका एक कॉम्पिटिशन रहता है कि हम कितने कूड़ा अपना इकट्ठा करके लेकर आएंगे और उसको जमा करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ से बाहर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। और आपको ये नहीं लगता कि आज के संसार में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, एक दूसरे से कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं आपको लगता कि यहाँ के बच्चे बाहर संसार में जाके मतलब वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अब मैंने जितना यहाँ के आसपास के बच्चों में देखा है तो औरों की तुलना में हमारे वहाँ के बच्चे कुछ ज़्यादा मुझे एक्टिव लगते हैं। वो अपनी बात को एक दूसरे के सामने बड़े खुले से रख सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरे स्कूल के बच्चे होते तो उसमें हेजिटेट करते हैं, उनको बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है किसी से बात करने में। लेकिन अगर हमारे बच्चे अगर कहीं पर उनको कुछ बोलना है, वो अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना खुलापन है, उनके अंदर वो डर नहीं है कि आगे वाला कुछ बोलेगा, या उनको इस चीज़ की कोई झिझक नहीं होती है। वो एकदम खुलेपन से अपनी बात को रखने के लिए तैयार रहते हैं। मोहन जी आप बताइए, आप कह रहे थे कि यहाँ के जो अध्यापक हैं उन लोगों ने बाहर जाके सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया है, ट्रेनिंग किया है जी। तो यहाँ के अध्यापक टीचर्स में ऐसी क्या खास बात है कि वो बाहर जाते हैं? सुधीर जी, ऐसा होता है ना, असल में कई चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो कि हम बीच बीच में टीचर्स को ट्रेनिंग देते रहते हैं। मतलब जैसे एक टीचर आता है, वो बीएड करके या बीटीसी करके या डीएलएड करके आया, स्कूल में आ गया, उसके बाद जो है वो काम करता रहता है। हमारे यहाँ टीचर्स की बीच बीच में जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती रहती है,
और वो जो है बीच बीच में अनेक प्रकार की जो है इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे पर्यावरण की या जो है स्वच्छता की या जो मतलब और तरह की टीचिंग मेथड्स हैं उनकी, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं बीच बीच में हम लोग जो हैं उसको करते रहते हैं। अभी जो हंस फाउंडेशन की ओर से भी हमारे वहाँ जो है पैरा टीचर्स तैयार किए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो इस तरह के जो है कई जो मतलब क्षेत्र हैं उनमें हमारे टीचर जाते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं या यहीं पर उनकी ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से हम जो नई नई मेथड्स हैं, नए नए तौर तरीके हैं और नई नई शिक्षा की पद्धतियाँ हैं, और उसके अलावा नई जागृति जो समाज में आनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, चाहे वो पर्यावरण के बारे में हो, वनों के बारे में हो, पानी के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, तो इसकी ट्रेनिंग लेकर के वो लोग जो हैं बिल्कुल अपडेट रहते हैं और उनकी जानकारी इतनी अच्छी होती है कि वो बच्चों तक या टीचरों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट स्कूलों के साथ उसको शेयर करते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों के साथ जब हम उसको शेयर करते हैं तो उन टीचरों को या उन बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा निधि जी, कैलाश जी और मोहन जी, आपसे बात करके पता चला ये जो आरोही बाल संसार स्कूल चल रहा है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि जैसे मोहन जी ने बताया और भी आगे चल के ये बड़ा होगा और अच्छे स्टूडेंट आपके यहाँ से निकलेंगे।